उत्तराखंड में जो आपका आपदा राज्य आपदा जो सिस्टम है, जिस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, जो मॉडल है आपदा प्रबंधन का, वो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया, क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब देखो ये जो विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर में आते हैं, यानी त्रिभुज के ही टाइप है, तो सबसे अंदर आ जाएगा मेरा त्रिभुज। ठीक है, ये तो इसको तो मैं, यह है त्रिभुज, इसी के अंदर के मतलब त्रिभुज के ही टाइप होते हैं। एक मेरा होगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक होगा मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर केशरी पॉइंट। मैं हूँ विकास और आज मैं आपके लाया हूँ मॉक नंबर 16। इससे पहले 15 मॉक हमने करे थे, उनकी वीडियो भी हमारे चैनल में आपकी अपलोड की हुई है, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं मॉक नंबर 16। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं, जो मनोहर श्याम जोशी ने नहीं लिखा है? गुरु गुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हम जात या सर्पगंधा। तो बात करें अगर इसकी सर्पगंधा की, तो सर्पगंधा मनोहर श्याम जोशी का नहीं है, ये है शैलेश मटियानी जी का। इसका है शैलेश मटियानी जी का। ठीक, इसके साथ अगर मैं मनोहर श्याम जोशी के और उपन्यासों की बात इसके साथ ही अगर मैं मनोहर श्याम जोशी जी के और उपन्यासों की बात करूं तो इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट कसब। कसब के बाद आता है क्या, एक आता है हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, और एक है कौन हूं मैं। कौन हूं मैं। वैसे तो इनके बहुत सारे उपन्यास है, फिर भी कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। कसब और क्या, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कौन हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन है कि कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में अनेक कार्यालय, है ना, कि पत्रों की संख्या क्या है, 100 से अधिक है और अनेक कार्यालय को भेजा जाता है। तो हमको पता है कि सरकारी पत्र का ऐसा प्रारूप होता है, इसका सब्जेक्ट, इसकी विषय वस्तु एक ही होती है, समान ही होती है, और उसी पत्र की कॉपीज, उसी पत्र को विभिन्न विभागों में भेजा जा सकता है। तो ये कहलाता है हमारा सर्कुलर। इसको कहते हैं आपका परिपत्र, और परिपत्र को गश्ती पत्र के नाम से भी जानते हैं। गश्ती है, ठीक है, ये क्या है, गश्ती पत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कार्यालय पत्र के बारे में आपको पता ही है, ऑफिस लेटर होता है। अनुस्मारक आपको पता है, रिमाइंडर होता है। जब पत्र का जवाब दूसरे डिपार्टमेंट से हमको नहीं प्राप्त होता है तो जवाब प्राप्त करने के लिए हम रिमाइंडर भेजते हैं, ताकि सामने वाले कार्यालय को ये आपका ज्ञात हो जाए, ये एक तरह से उनकी नज़रों में चीज़ें आ जाएगी, भैया पत्र भेजा गया था, आपने जवाब नहीं दिया है, तो रिमाइंडर, और कम से कम कहते हैं रिमाइंडर कम से कम 1 महीने बाद भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत। ठीक है, इसमें आपको गलत बताना है। पहला है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र संख्या के अभी ऊपर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तिथि तो आपकी पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। थर्ड, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक। चौथा, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, महोदय ही लिखा जाता है, प्रिय महोदय नहीं लिखा जाता। ठीक, प्रिय महोदय, इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है अर्थशास्त्र के पत्र में। इसका आंसर क्या है आपका, सेकंड वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, या तीसरा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, चौथा आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। तो सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। वाक्यों की अगर बात करें, वाक्यों को 2 आधार पे हम बांटते हैं, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद 8 माने गए हैं, और रचना के आधार पे वाक्यों के भेद 3 होते हैं, जिसमें एक होता है सरल या साधारण, दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है मिश्र। इसको हम कहते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ ग्रामर में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कर्ता होता है, और विधेय का मतलब क्या होता है हिंदी में, उसे कहते हैं, विधेय को कहते हैं हम क्रिया। जैसे एक वाक्य है यहाँ पे सामने, मैं लिख देता हूँ, मोहन खाता है, मोहन खाता है। तो इस वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मोहन है कर्ता के रूप में एक कर्ता आ रहा है, और क्रिया के रूप में विधेय क्या आ रहा है, खाता है। तो एक कर्ता और एक विधेय आ रही है, इसलिए क्या है, सरल वाक्य है। ये क्या है, सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक, यही 2 सरल वाक्य जुड़ जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय से। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूं और, मोहन खाता है और सुरेंद्र सोता है,
तो दूसरा सरल वाक्य होता है स्टूडेंट सोता है, पहला है मोहन खाता है, और समुच्चय बोधक अवयव हमने जोड़ दिया जो और है, तो वो आपके संयुक्त वाक्य में कहलाते हैं। ठीक है, और भी आ जाता है यहाँ पे, किंतु आता है, अथवा आता है, इसलिए आता है, तो संयुक्त होते हैं। बाकी एक मिश्र वाक्य भी होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है, वो अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। बोली, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा या साहित्य। तो हमको पता है कि क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली, है ना, और ये भाषा का क्षेत्रीय रूप है जब किसी निश्चित क्षेत्र में, कम एरिया में कुछ सीमित, कुछ निश्चित लोगों द्वारा जो है भाषा का स्वरूप अपनाया जाता है, तो उसको कहते हैं बोली। उसको क्या कहते हैं, बोली। राजभाषा ऐसी भाषा होती है जो एक राष्ट्र में, राजभाषा ऐसी भाषा होती है जो एक राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा ग्रहित और एक तरह से प्रयोग की जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। स्टेट लैंग्वेज, हर राज्य की अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज होती है। एक राज्य एक से अधिक स्टेट लैंग्वेज को भी एक तरह से धारण कर सकता है। साहित्य, तो यहाँ पे आंसर होगा ही नहीं, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको व्यंजन दे रखे और उसके सामने दे रखे उनके उच्चारण स्थान। ठीक, अगर चार की बात करें तो ये तालु या तालव्य हो जाएगा, वह आपका होस्ट में चला जाएगा, और जो द है ये द जाएगा आपका किसमें, दंत में चला जाएगा, ता जाएगा आपका कोमल ताल में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला पद, 2 1 4 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन शामिल है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो द्वितीय व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है, जैसे अगर बात करूं मैं एक वाक्य लिखूं पक्का, अगर मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे पक्का, है ना, और एक दूसरा शब्द लिखूं कच्चा, और एक दूसरा शब्द और एक तीसरा शब्द मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली। तो द्वितीय व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं, उस व्यंजन को कहते हैं जहाँ पे एक व्यंजन आता है अपने आधे रूप में, और वही आधा रूप वाला व्यंजन फिर पूरे रूप में भी उसके आगे आता है। इस प्रकार के व्यंजन क्या कहलाएंगे, द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे, द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है तो आधा व्यंजन पूरे व्यंजन के रूप में शामिल है, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आपका दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका संज्ञा से संबंधित है। किस संज्ञा से संबंधित है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ पे अव्यय आएगा, कॉमा करके अव्यय। शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं, है ना, कौन से शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा है, कारक, पुल्लिंग शब्द आपका वचन, तो इसका आंसर है भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की पढ़ी है ना, एक होती है स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, दूसरी होती है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एक क्या होती है स्वतंत्र और दूसरी होती है परतंत्र। तो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिन शब्दों के साथ, जिन भाववाचक संज्ञाओं के या जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ जो है प्रत्यय नहीं होता है, उसे स्वतंत्र अवस्था में हम रखते हैं। जैसे एक शब्द क्रोध है, तो क्रोध शब्द में कोई प्रत्यय है ही नहीं, है ना, बिना प्रत्यय वाला शब्द है, भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है, तो इसको कहेंगे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। और कुछ शब्द ऐसा होता है, जैसे कुछ शब्द जैसे ऐसा लिखा हुआ है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में अगर देखोगे मूल शब्द क्या है बूढ़ा, और प्रत्यय क्या लिखा है इसमें पीछे पा लगा है। तो जिस भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय होता है उस भाववाचक संज्ञा को कहते हैं क्या, परतंत्र भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से शब्द जैसे बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या एक तरह से विशेषण मान सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, तो मूल शब्द या तो जातिवाचक संज्ञा हो जाए, या यहीं पे सर्वनाम हो जाए, या विशेषण हो जाए, या क्रिया हो जाए, या अव्यय आ जाए। इस प्रकार से 5 शब्द, तो इस प्रकार से 5 शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, और कौन सी, परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो ये भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ठीक है, लिंग से, जेंडर से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत बताना है आपको, है ना। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, नहीं पूछ रहे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करके आते हैं, और उनका क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। ठीक है, तो मोटा का मोटी होता है, धोबी का धोबीन होता है, ठीक है, दाता का दानी होता है, दाता का दानी गलत, दाता का होता है दात्री। जैसे नेता का क्या होता है नेत्री, दाता का क्या होगा दात्री होगा, तेली का तेली, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हिंदी में आपको पता है 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का भेद, जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति होने का पता चलता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाता है, और जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति होने का पता चलता है वह क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। एक तीसरा शब्द भी आता है इसमें जिसे कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग शब्दों में अनेक प्रकार के पदों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति क्या है, ये ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति शब्द जो है ये इस पद को प्राप्त करने वाला कोई आपका पुरुष जाति का भी हो सकता है और कोई स्त्री जाति का भी हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि राष्ट्रपति पद उभयलिंग शब्द है? अगर उभयलिंग शब्द की पहचान करनी है कि किस जाति के लिए प्रयोग हो रहा है तो उसका जो आधार होता है, उसका जो आधार होता है वो होता है क्रिया। क्रिया कैसे? ऐसे हम वाक्य लिखेंगे, राष्ट्रपति आ रहे हैं, एक वाक्य है राष्ट्रपति आ रहे हैं। दूसरा वाक्य लिखें कि राष्ट्रपति आ रही है, राष्ट्रपति आ रही है। तो क्रिया बताएगी कि इस उभयलिंग शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है या किसके लिए हुआ है, किसी पुरुष के लिए हुआ है या किसी स्त्री के लिए हुआ है। अगर ये दूसरा वाक्य देखें, आ रही है, आ रही है चूंकि क्रिया स्त्रीलिंग है, इसका मतलब ये संज्ञा शब्द जो है वो भी क्या है, मतलब किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसी स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है। ऊपर वाला आ रहे हैं क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए ये जो राष्ट्रपति पद है ये आपका यहाँ पे पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है उभयलिंग शब्दों का जो आधार है, उभयलिंग शब्दों की पहचान जो है वो किस आधार पर होती है, ये पुरुष जाति का है, स्त्रीलिंग जाति का है, किस आधार पर होती है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, किस आधार पर होती है उसकी पहचान। तो वो जो आधार होता है वो होता है हमारा क्रिया। ठीक है, वो क्या होता है, क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्रिया विशेषण से। अव्यय से आपको पता है अव्यय के प्रकारों में आता है क्रिया विशेषण। अव्यय के आपके 4 भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण होता है, एक क्रिया विशेषण होता है, एक आपका संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, एक समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, और एक होता है आपका हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, उन्हीं 4 प्रकार से क्वेश्चन। तो इसमें जो परिमाणवाचक है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा पहला वाला कि वह बहुत थक गया है। कैसे पता चलता है? हम क्रिया के पहले क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, कितना, है ना, जैसे वह कितना खाता है, बहुत बात क्वांटिटी की होती है, बात परिमाण की होती है। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया के पहले हमने क्या क्वेश्चन करा, कितना, और कितना क्वेश्चन करके जो आंसर के रूप में हमारा शब्द या हमारा पद आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, बहुत, और ये हो जाएगा परिमाणवाचक। दूसरे की बात करें, वह अभी अभी आया है, सॉरी वह अभी अभी गया है, अभी अभी गया है, क्रिया क्या है, गया है। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कब, क्या क्वेश्चन करेंगे कब, तो कब क्वेश्चन करके हमें जो प्राप्त होता है वो आता है हमारा स्थान की बात होती है। वह कब गया है, अभी, वह कब गया है, बाद में, वह कब जाएगा, कल को जाएगा। तो बात समय की होती है, बात किसकी होती है, समय की होती है। तो कब गया है, आंसर मिला अभी अभी। तो ये अभी अभी क्या है, किस प्रकार का हो जाएगा क्रिया विशेषण, कालवाचक, बात समय की कर रहा है, कालवाचक। थर्ड बात करें, वह अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, अंदर, तो ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, वह अब भली भांति नाच लेता है, अब भली भांति नाच लेता है ना। तो कब नाच लेता है, अब, तो ये अब क्या बता रहा है, काल बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का, सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है ना। ऐसा पक्ष दिखाना है जहाँ पे क्रिया गतिमान सतत रूप से चल रही हो। तो इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, अपूर्ण वर्तमान वाले, क्रिया गतिमान होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा वाक्य जहाँ पे आपको लग रहा है क्रिया गतिमान है, क्रिया ना रुकते हुए उसमें कार्य हो रहा है, तो वो हमारा चौथा वाला दिख रहा है, चौथा वाला ही दिख रहा है कि मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, सतत रूप से क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सातत्य बोधक पक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बात सही विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन करना। छी तुमने तो राम नाम ही डुबो दिया, नाम ही डुबो दिया। सेकंड, छी तुमने विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो नाम ही डुबो दिए। थर्ड, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, या छी तुमने तो नाम ही डुबो दिए, नाम ही डुबो दिए, दिए वाला तो शब्द के रूप में गलत वैसे ही हो रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो विस्मयादि बोधक शब्द के बाद, अभिकारी शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी होना चाहिए ना, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ था। ठीक है, तो चिन्ह लगा हुआ वाला जो वाक्य होगा वो हो जाएगा ठीक, थर्ड वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। प्रत्यय हमको पता है क्या होते हैं, शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश होते हैं जो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वही आपके जो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जब शब्द, जब जो है प्रत्ययों के रूप में इस शब्द में
मूल शब्द आपका धातु या क्रिया हो, है ना, धातु या क्रिया हो और उनके पीछे प्रत्यय लगा हो तो वो आपका कर्त प्रत्यय कहलाता है। कौन सा प्रत्यय कहलाता है? कर्त। और धातु क्रिया के अलावा अगर मूल शब्द हैं तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो इसमें हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, तद्धित। तो तद्धित की हम बात करें, अगर इसमें देखें हम तो इसमें जो मूल शब्द है वो वर्ष है, वर्ष धन एक, ठीक है, वर्ष। और वर्ष क्या होता है? ना तो धातु होता है ना क्रिया होती है, ठीक है। वर्ष क्या है? संज्ञा का रूप है। तो हमें यही देखना था तद्धित प्रत्यय कौन सा है ना, धातु क्रिया जिसमें नहीं है मूल शब्द के रूप में। यहाँ पे देखो भिड़ है, भिड़ से क्रिया बन जाएगी भिड़ना। ये है लड़ाई, लड़धन आई, लड़ से बनता लड़ना। ये है मिलाप, मिलाप में जो मूल शब्द हुआ है मिल, मिल से बनता मिलना। तो धातु है मूल शब्द इसमें, इसमें मूल शब्द धातु नहीं है, वर्ष है, संज्ञा के रूप में है, इसलिए कहलाएगा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 है कि क्रिया के किस रूप को कर्ता के अनुसार, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, लिंग परिवर्तन नहीं होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आएगी, तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला। जैसे मोहन ने खाया था, एक वाक्य है मोहन ने खाया था, ये आपका संज्ञा क्या पुल्लिंग है, क्रिया आ रही खाया था। अगर यहाँ पे लिखे नीलम, नीलम ने खाया था, तो अगर नीलम कर्ता के रूप में ले रहे हैं तभी तो क्रिया भूतकाल में क्या आएगी? खाया था ही आएगी। इसका मतलब क्रिया यहाँ पे नहीं बदल रही है और वहां से आपका क्वेश्चन है ना। जैसे वर्तमान में देख लो, मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है, और यहाँ पे लगा दो नीलम, कर्ता के रूप में नीलम क्या है? नीलम खा रही है, नीलम खा रही है। तो यहाँ पे देखो क्रिया बदल रही है ना, यहाँ पे रही आ रहा है, यहाँ पे रहा, तो क्रिया तो यहाँ पे तो बदल रही है। बात भविष्य काल की करें, मोहन खाएगा, मोहन खाएगा और नीलम खाएगी, खाएगा खाएगी, बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है। चौथा वाला आंसर होना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। 15 क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। ये दोनों हमको पता है शब्दांश होते हैं, है ना, जो शब्द के उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। समास में होता है दो शब्दों का मेल, है ना, दो शब्दों के मेल की जब बात होती है। तो संधि में हमको पता है दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे आ और आ का मेल होता है अगर किसके साथ? ई या ए के साथ, तो किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें बदलता है? ए में, है ना। तो वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है कहलाती है हमारी संधि, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संधि तो आप लोग पढ़ते हो, संधि में कौन सी संधि है? संधि शब्द में कौन सी संधि है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है किशन दा सिल्वर बैडनी खाने के पात्र है, किशन दा, किशन दा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड मुठभेड़ उपन्यास जो शैलेश मटियाने का है, गरीबों के दमन शोषण पर आधारित है, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड प्रेमचंद के फटे जूते निबंध प्रेमचंद द्वारा लिखित है, तो प्रेमचंद के फटे जूते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ये लिखित है हरिशंकर परसाई, किसके द्वारा? इनके द्वारा, हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो आपका थर्ड वाला गलत होगा। चौथा क्या है? निहार महादेव वर्मा का प्रथम कविता संग्रह है, ठीक है, निहार है तो महादेव वर्मा का, लेकिन प्रथम भी है क्या? ठीक है, प्रथम कविता संग्रह है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक। तो आपको बताना है सत्य, तो सत्य है पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, सी वाला, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अच्छा, इसके साथ मैं कुछ महादेव वर्मा जी की कुछ रचनाएं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। महादेव वर्मा जी की कुछ रचनाएं यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या होंगी महादेव वर्मा जी की रचनाएं? जैसे आपका है निहार, ये काव्य संग्रह है, निहार, रश्मि, रश्मि, नीरजा, नीरजा, सांदे गीत, सांदे गीत, यामा, दीप शिखा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक। तो ये है आपकी महादेव वर्मा जी कुछ और रचनाएं जो मैंने आपके लिए लिखी, ठीक है। इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17।
कि महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंत्र की सरस्वती की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मावी प्रसाद द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है कि किस कुमाऊनी लोकोक्ति का निरंकुश होना होता है ना, निरंकुश होना होता है, निरंकुश जिस पर बिल्कुल भी लगाम ना हो, बिल्कुल मन मौजी अपने मन की करने वाला। तो ईजा हाक्यू ना बुबा डाक्यू, सेकंड फुटाक ताल उड़न, थर्ड स्यों भोड़े घटे छिरे क्यों, या चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईजा हाक्यू ना बुबा डाक्यू, ना माँ का समझाया हो ना पिता का डांटा हुआ, ठीक है। तो पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर 18 का पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन करना, विदेशी भाषा का, है ना, विदेशी भाषा। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो विदेशज शब्द सभी भाषा के शब्द होते हैं, पश्तो के होते हैं, पुर्तगाली के होते हैं, फ्रांसीसी भाषा है, पश्तो है, इसमें रूसी है, जापानी है, चीनी भाषा है। तो किस भाषा का शब्द विदेशी भाषा का कौन सा शब्द? ईमान, युद्ध, मंत्रणा, परिणाम। अगर इन तीनों की बात करें, तीनों को आप देखें तो तत्सम शब्द है, तो साफ पता चल रहा है संस्कृत भाषा के शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर ईमान की बात करें, अरबी भाषा का शब्द है, तो विदेशज में आ जाएगा, अरबी भाषा का शब्द, है ना। अरबी भाषा के शब्द में कुछ और देखते हैं क्या क्या होना चाहिए, जैसे कुछ और शब्द हैं, अदालत, अदालत है, कानून, किताब, कानून है, किताब है, मालिक, मरीज, मालिक, मरीज, तारीख, मेहनत, तारीख है, मेहनत है, तकदीर, हिसाब, तकदीर है, हिसाब है, दुनिया, इज्जत, दुनिया शब्द हो जाएगा एक, इज्जत है, इज्जत है आपका, औरत, जवाब, कुर्सी, औरत, जवाब, कुर्सी, है ना। ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं अपनी भाषा के, वैसे तो और बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी, मतलब किस बोली पर सर्वाधिक फिल्में बनी, ये आपको पता भी होगा, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली या बघेली। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो आपकी फिल्में बनी है भोजपुरी भाषा, ठीक है, वो बनी है भोजपुरी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका काल से विवेक से संबंधित क्या कह रहा है कि काल से विवेक से संबंधित कथनों पर विचार करके सत्य कथनों का चयन करना है, सत्य कथनों का चयन करना। पहला है अभिलेख की खोज, जो है 1860 में जॉन फॉरेस्टर द्वारा की गई थी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड, काल से शिलालेख अमलावा नदी के किनारे है ना, यमुना टूंस भी, लेकिन मुख्य नदी क्या आपकी अमलावा ही है, बिल्कुल ठीक है। अभिलेख के अंत में 4 यवन और राजाओं का उल्लेख है, तो यहाँ पे गलत होगा, कितने 3 यवन राजा का उल्लेख, तीसरा गलत होगा, चौथा यह अशोक के 13वें क्रम का शिलालेख, 13वें नंबर का शिलालेख, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो सही हो गया आपके पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, आंसर होगा आपका पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन है कि गढ़ाई गंगोल का युद्ध जो है, गढ़ाई गंगोली का युद्ध किन दो राजाओं के मध्य में हुआ था? तो जो इसका आंसर है वो होना चाहिए देवीचंद और प्रदीप शाह, ठीक है, देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच में आपका गढ़ाई गंगोली का युद्ध हुआ था, ठीक। अगर त्रिमचंद और महिपति शाह के युद्ध के बीच की बात करें तो कुमाऊं युद्ध भी कहते हैं इसको, कुमाऊं युद्ध या काकुम बोर्ड युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही युद्ध है, इस युद्ध में महिपति शाह ने खुद को एक तरह से आत्म बलिदान कर दिया था, ठीक, आत्म बलिदान कर दिया था, जिसमें इनके साथ साथ इनके एक सेनापति मारे जाते हैं जिनका नाम था बनवारी दास, बनवारी दास, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नेपाल में सोने की मुद्रा किसने चलाई, सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? रणबहादुर, विक्रम शाह, सिंह प्रताप सिंह या पृथ्वी नारायण शाह? तो सोने की मुद्रा चलाने वाला जो राजा था नेपाल का, था आपका कौन? रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह वही राजा है जिसने सबसे पहले उत्तराखंड की धरती पर कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत कुमाऊं पर आक्रमण जब हुआ है नेपाल के द्वारा, उस समय जो नेपाल कराया था रणबहादुर शाह, नेपाल में आक्रमण कराया था 1790 में। उस समय जो कुमाऊं का राजा था अंतिम चंद नरेश महेंद्र चंद था, और इस युद्ध में महेंद्र चंद हार, युद्ध का नाम था हवालबाग का युद्ध, और 1790 में कुमाऊं पर गोरखों ने अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके ठीक एक साल बाद कहते हैं कि 1791 में गढ़वाल में भी आक्रमण हुआ था, और उस समय और इसके ठीक एक साल बाद कहते हैं 1791 में नेपालियों ने, जिन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, उन्होंने गढ़वाल पर भी अटैक किया था, आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा प्रदुम्न शाह। वो बात अलग है कि इन दोनों के मध्य संधि होती है,
1792 में प्रदूषा गोह के बीच में। इस संधि का नाम है गंगपुर कड़िया का श्रीनगर की संधि। और 25,000 रुपये प्रतिवर्ष देने के बदले में ये नेपाल चले जाते हैं या कुमाऊं चले जाते हैं, है ना, गढ़वाल में, गढ़वाल के राज से संधि करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है कि तारागत गैरोला द्वारा 1904 में स्थापित गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा कौन सी थी? गढ़वाल सभा, सरोला सभा, गढ़वाल जागृत सभा, गौरक्षणी सभा या संगठन? इसका आंसर आपका सरोला सभा, ठीक है, सरोला सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करके कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, आपके नौले के नाम दे रखे हैं और सामने जिलों के नाम दे रखे हैं। अगर बात करें चिलिया नौला की, जो चिलिया नौला जो पड़ता है आपका हमारा अल्मोड़ा पड़ेगा, कटकू नौला पड़ेगा पिथौरागढ़ में, और एक हथिया नौला चंपावत में ही है, और जाहनवी नौला पड़ेगा गंगोली हाट पिथौरागढ़। ठीक, तो 2 1 3 4 आंसर होगा सीवा 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है कि मालती देवी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? हीराकोट, बद्रीनाथ, डूंगी पैंतौरिया, रक्षा सूत्र आंदोलन। तो मालती देवी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था वो था अल्मोड़ा का हीराकोट आंदोलन, जो खनन के खिलाफ, खड़िया के अवैध खनन के खिलाफ हुआ था। कहीं कहीं यहाँ पे जो आंदोलनकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में मालती देवी का नाम भी आता है, और कहीं कहीं राधा भट्ट का नाम भी है। ठीक है, राधा भट्ट का नाम अधिकतर पुस्तकों में मिलेगा। मालती देवी का नाम राजेंद्र सिंह बलौदी ने अपनी पुस्तक में दिया है ना, कि मालती देवी इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 क्वेश्चन है, उद्यान से संबंधित है, नेशनल पार्क से, कि किस राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क था? संजय गांधी नेशनल पार्क था, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, या फूलों की घाटी का था, या राजा जी का? तो संजय गांधी जो आपका नेशनल पार्क नाम था वो था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके साथ ही कुछ और फैक्ट हम देखते हैं। अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका चमोली में पड़ेगा, और इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982, ठीक, और 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला जो प्रथम व्यक्ति है, नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था डब्ल्यू गार्डन, और ये यहाँ पे आया था आपका 1883 में। ठीक, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में हुई थी, और ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। और पार्क के मध्य जो नदी बहती है वो हमारी टोंस नदी। इस पार्क के मध्य नदी बहती है, कौन सी है? टोंस नदी प्रवाहित होती है। ठीक, और ये गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम, जो यूपी के प्रथम सीएम भी थे और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक, अगर फूलों की घाटी की बात करें तो 1982 में स्थापना, नंदन कानन इसको कहा गया है, इसका नाम नंदन कानन केदारखंड में मिलता है। और अलका नाम मिलता है अलका नाम कहाँ मिलता है? मेघदूत में, जो कालिदास की पुस्तक है। और ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। तो यहाँ पे बहने वाली नदी है पुष्पावती नदी। ठीक, और 14 जुलाई यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। खोज की थी 1931 में स्माइथ और होल्डसवर्थ ने। ठीक, अगर बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की तो मोतीचूर वन्यजीव विहार जो 1935 देहरादून में है, राजाजी विहार जो 1948 में हरिद्वार में स्थापित था। और चिला वन्यजीव विहार 1977 पौड़ी। इनको तीनों को सम्मिलित करके जो है 1983 में, इन तीनों को सम्मिलित करके 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ठीक, जो देहरादून पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ।
ठीक, तो ये सारे फैक्ट हमने यहाँ पे देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 क्वेश्चन है कि थड़िया या रिंग डांस, रिंग डांस या थड़िया नृत्य की तरह जो है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है ये रिंग डांस। तो हम याद रखते हैं राज से रा, आंसर क्या है राज, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका राज। इसके साथ अगर बात करें राज्य की, तो राज्य मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में निवास करती है, इसे बनगौत भी कहा जाता है और जंगल का राजा, जंगल का राजा नाम से भी जाना जाता है। काष्ठ कला में निपुण है, लकड़ी का सामान बनाने के लिए विख्यात है। इसमें एक आपका विनिमय प्रथा है जिसे कहते हैं मूक या अदृश्य विनिमय, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। और राजी जनजाति के जो प्रथम विधायक थे वो थे गगन सिंह रजवाड़। गगन सिंह रजवाड़। बात करें थारू की, जो थारू मुख्य रूप से उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, इसे मलेरिया प्रूफ मानव भी कहते हैं, मलेरिया प्रूफ मानव, मलेरिया प्रूफ मानव भी कहते हैं। दिखनौरी प्रथा, सगाई की रस्म है इसमें दिखनौरी प्रथा, सगाई, ठीक। और महाराणा प्रताप के वंशज, इन्हें महाराणा प्रताप के वंशज कहा जाता है। वंशज कहा जाता है। और ये सिर पर चोटी रखते हैं हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में, सिर पर चोटी। बदला विवाह, विवाह की प्रथा है इनकी, बदला विवाह। एक भोज है इनका लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज। और चावल से मदिरा बनाते हैं, चावल से मदिरा, इसका नाम क्या है आपका जाट, ठीक, जाट। अगर बुक्सा की बात करें, बुक्सा मुख्य रूप से उदयन नगर में रहती है, और देहरादून में जो बोक्सा रहते हैं उन्हें मेहर बोक्सा नाम से जाना जाता है। क्या, मेहर बोक्सा। इसमें एक विवाह प्रथा इनकी बैठान विवाह प्रथा, बैठान विवाह प्रथा। इनकी एक देवी का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी। और एक है साकरिया देवता, साकरिया देवता है ना। ग्राम देवता भी इनके एक देवता, ग्राम देवता। इनके जो त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार, एक है होंगड़, होंगड़, एक है गोटरे, गोटरे एक है ढलिया, और एक है मोरो, मोरो, ठीक। गोटे की बात करें, मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में निवास करती है ये, और भारत को सोने की चिड़िया कहलवाने में जिनका प्रमुख योगदान है, सोने की चिड़िया कहलवान में जिनका प्रमुख योगदान है वो यही है। 1962 से पहले तक ये आपका चीन से तिब्बत से व्यापार करते थे, लेकिन 1962 में आपको पता है भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से जो सीमावर्ती जो आपके दर्रे है वहां से व्यापार होना बाधित हो गया था। भोटिया शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, भोटिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एटकिंसन महोदय। एटकिंसन महोदय वो इतिहासकार है जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास सर्वप्रथम लिखा है, और इन्हीं का इतिहास अन्य इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों के रूप में, पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक। ऋतु प्रवास भी इस जनजाति में पाया जाता है, ऋतु प्रवास, जो इनके आवास होते हैं ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहते हैं, शीतकालीन आवास को मुंडा या गुलसा कहते हैं, ठीक। ऋतु प्रवास करते हैं। इनके जो देवी देवता हैं वो हैं एक सिद्धवा विधवा, सिद्धवा विधवा, फैलावा घूरमा, फैलावा घूरमा। और इनका एक उत्सव है, इस उत्सव का नाम है कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, ठीक। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोग के लिए लिखे। अगर ना समझना है आपको कि किस जनजाति से संबंधित कौन सा फैक्ट है, आप जो आपकी वीडियो को पीछे करके सुन भी सकते हैं मैंने किसके बारे में क्या बोला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र के उत्खननकर्ता केपी नौटियाल हैं? मलारी, थापली, ओरोला उत्तरकाशी, देवीधुरा, चंपा। तो केपी नौटियाल का जो संबंध है वो जाने जाते हैं आपके थापली के, टिहरी के थापली से संबंधित। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 किरात पूरा प्रजाति, किरात पूरा प्रजाति से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है आपको। पहला है किरात ने गोलों को पराजित किया, क्योंकि जो सीरीज मिलती है हमारी, सबसे पहले कोल आए यहाँ पे, उसके बाद किरातों का नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है, फिर खसों का उल्लेख मिलता है, फिर गोटे का नाम आपको मिलता है जो इतिहासकार के द्वारा दिया गया। कोल के बाद किरात, किरात के बाद खस। किरातों ने हराया कोलों को, खसों ने हराया किरातों को। ठीक, तो इसमें क्या है, किरातों ने कोलों को पराजित कर उनके क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया, बिल्कुल ठीक है। कोल के बाद किरात आए थे। सेकंड, इनके आराध्य देवता शिव नहीं थे, यहाँ पे आना चाहिए नहीं थे। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि किरातों के जो आराध्य देवता शिव ही थे। थर्ड क्या है, स्कंद पुराण में इनको भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है, भिल्ल, किरातों को भिल्ल, बिल्कुल ठीक। चौथा, ग्रियर्सन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ये ठीक। तो गलत क्या आपका सेकंड वाला है। इसके साथ ही कुछ और फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। जो अगर बात करें, अगर ग्रियर्सन ने किसको बताया है किरातों को उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति बताया है, अगर बात करें शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति जो है वो हमारी कोल है। ठीक, और इन कोलों का वर्णन जो है मैगसनीज की इंडिया पुस्तक में मिलता है, सॉरी इंडिका पुस्तक, मैगसनीज की इंडिका पुस्तक में भी मिलता है। ठीक, याद रखेंगे। ग्रियर्सन अगर पूछेगा, ग्रियर्सन ने किसको माना है किरातों, शिव प्रसाद डबराल ने किसको माना है प्राचीनतम जाति जनजाति, वो हमारी होगी कोल, है ना, जो है ही प्राचीनतम जाति उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्वेश्चन है कि पौरव वंश के प्रशासन में विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था। विदेश मंत्री किसे कहते थे, द्विवेदी को, संधि विग्रही को, बलाध्यक्ष को, या आपका कटुक। तो विदेश मंत्री जो होता था, फॉरेन मिनिस्टर जो होता था, वो कहलाता था संधि विग्रहिक। ठीक है, संधि विग्रहिक। इसके अलावा जो द्विवेदी है वो होता था आपका लेखक। ठीक, बलाध्यक्ष होता था, वो होता था सेनाध्यक्ष, सेना नायक। जो कटुक होता था वो होता था गुप्तचर। ठीक है, जो आपका गुप्तचर होता था। इसके अलावा एक अधिकारी था आपका प्रतिहार, जो आपका महाअंगरक्षक था। कौन था, महाअंगरक्षक जमनपति, एक थे जमनपति। तो ये थे आपके पदातिक सेनापति, पहला सेना के जो सेनापति होते थे। एक अधिकारी था यहाँ पे महासत्रपति, जो उत्सव अधिकारी था। कौन था, उत्सव अधिकारी। एक यहाँ पे था आपका सूपकारपति, जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सूपकारपति ये होता था प्रधान रसोइया। और कटुक तो गुप्तचर हो गया। एक होता था दूतक कहते थे दूत। ठीक है, बाकी मैंने बताया आपको द्विवेदी लेखक, बल से बलाध्यक्ष याद करोगे सेना नायक, कटुक गुप्तचर, प्रतिहार जो हार ना माने अंगरक्षक, जमनपति पदातिक सेना का प्रमुख हो गया सेनापति महासत्व अधिकारी, सूप से याद करोगे सूप पीने के लिए होता है, तो सूप कारपति था प्रधान रसोइया ही बनाएगा सूप, और दूतक था आपका दूध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सामने दे फुट के माध्यम से उत्तर को चयन। ठीक है, किले दे रखे हैं, किले के सामने दे रखे हैं, किस जिले वाले, किस जिले में आपके किले हैं। अगर बात करें गोला चौड़ की, तो गोला चौड़ भाई चंपावत में होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि चंपावत 2 दे रखे हैं। बैराटगढ़ देख लेते हैं पहले। बैराटगढ़ पड़ता आपका कालसी, है ना। कलुआगढ़ी की बात करें तो ये रुड़की हो जाएगा, सिंह बीजा सिंह रुड़की हो जाएगा। मुगलगढ़ी, अगर मुगलगढ़ी तो दूसरे का हो रहा है चौथा, दूसरे का चौथा इसमें हो रहा है, इसका मतलब पहले का आंसर पहला ही हो जाएगा, और मुगलगढ़ी का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वाला, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है आपके किलों से संबंधित, कि गढ़वाल के जो आपके 52 किले थे, हमको पता है ना, कि आपको पता है कि कनकपाल जब यहाँ पे आया था तो गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित था। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली जो गणपति था भानु प्रताप था, और उसके किला का नाम था आपका क्या,
आपका चांदपुर रोड का किला जो आटागढ़ नदी के किनारे था। तो वहीं किलों से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है रैकागढ़ का अंतिम गणपति रमोला जयचंद था। रमोला जयचंद, रमोला रैका से याद करते हैं, रैका से रमोला, ठीक है। सेकंड बधानगढ़, ये चमोली पड़ेगा, पश्चिमी धौलीगंगा के ऊपरी क्षेत्र में स्थित था। गलत हो जाएगा कि बधानगढ़ पड़ता था आपका पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में। पिंडर जो कर्णगंगा के नाम से भी जानी जाती है, जो कर्णप्रयाग में अलग गंगा में मिलती है, ठीक। थर्ड चांदपुरगढ़ जो आटागढ़ नदी किनारे था, इसका संस्थापक भानु प्रताप या सोनपाल था। उसका अंतिम गणपति भानु प्रताप या सोनपाल था, बिल्कुल ठीक दे रखा है। चौथा कंडारागढ़ मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था, मंदाकिनी घाटी में स्थित था, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, सेकंड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। 30 क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में रानी कर्णावती के शौर्य का वर्णन किया गया है? कर्णावती मासिर उलुमरा नरेंद्र इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल, या आपका गढ़वीर महाकाव्य। तो आंसर है इसका मासिर उल उमरा, ठीक है, मासिर उल उमरा। इनके बारे में बात करें तो इनके जो पति थे राजा के रूप में वो थे आपके महीपति शाह, वो थे महीपति शाह। पुत्र की बात करें कर्णावती के तो वो थे हमारे, कर्णावती के पुत्र की बात करें तो वो थे पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक। और कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती भी कहते हैं। गोलकुंडा की दुर्गावती भी कहते हैं। इन्होंने ही करनपुर नगर भी बसाया था, करनपुर नगर भी बसाया था। और इनका जो वास्तविक नाम पाया जाता है इतिहास में, वास्तविक नाम पाया जाता है कर्णावती का, वो पाया जाता है करुणावती। क्या पाया जाता है? करुणावती, ठीक है। पति महीपति शाह है, पुत्र पृथ्वीपति शाह है, ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती भी कहते हैं। करनपुर नगर बसा है और वास्तविक नाम था इनका करुणावती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, ये है, और इसलिए बोझा सिर पर रखें। यह कथन किसका है? ये वाक्य किसने कहा है ना? धौकल सिंह बसनियार, अजब सिंह ख्वास, रुद्रवीर शाह, काजी गजरेश्वर पांडे। तो ये अजब गजब जो बात की थी वो की थी अजब सिंह ख्वास ने, अजब सिंह थापा। कब की थी? जब कुमाऊं इन्होंने गोरखाओं ने जीत लिया था, है ना, कुमाऊं गोरखों ने जीत लिया था। तो कहते हैं जो ब्राह्मण लोग थे, जो ब्राह्मण जो लोग थे वो आनाकानी कर रहे थे, बोझा उठाने, सामान उठा के सब नेपाल जा रहा था, सब सामान लूट के गोरखे नेपाल ले आते, तो ब्राह्मण आनाकानी करते थे। तो गोरखों ने इनको कहा था कि भैया ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, चलते बनो, और उससे सामान सर पर रखो, है ना, सर पर रखो चलते बनो। ब्राह्मणों को पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो सामान सर पे रखो चलते बनो। तो ये कथन था अजब सिंह ख्वास का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है कि जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को किस पत्र में स्वाधीनता का संग्राम कहा? स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? अल्मोड़ा अखबार, शक्ति पत्र, समता, या आपका स्वर्गभूमि। तो ये कहा गया था शक्ति पत्र, शक्ति पत्र, जो निकाला था 1918, ठीक है। किसने निकाला था? बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, पांडे। हमको पता है कि बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ही जो अल्मोड़ा अखबार था, जो अल्मोड़ा अखबार था तो 1871 में निकला था, है ना, जिसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभन, वो बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी लोमस के खिलाफ इस पत्र में लिखा जाता था उनकी काली करतूतों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, तो जिस वजह से अंग्रेज सरकार ने अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया था। इसी वजह से बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में साप्ताहिक निकाला था, इसका नाम था शक्ति, ठीक। उसी ने जो है इसको जो है बेगार उन्मूलन आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा है, ठीक है। अगर बात करें बेगार आंदोलन यहाँ पर कब प्रारंभ हुआ लोगों के द्वारा, उसकी डेट आती है 13-14 जनवरी 1921, 13-14 जनवरी 1921। बागेश्वर जनपद, कहाँ से? बागेश्वर जनपद, सरयू नदी तट हो जाएगा, सरयू नदी तट हो जाएगा। और मेले का नाम आता है यहाँ पे उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी मेला, है ना। ये वही डेट है जब सभी लोगों ने, जितने भी आपके कुली बेगार संबंधी रजिस्टर थे, वो सभी जो है सरयू नदी में बहा, और अपनी तरफ से एक तरह से, अपनी तरफ से इस प्रक्रिया को जो एक तरह से चला आ रहा था, बेगार की जो प्रथा थी, उसको समाप्त हुई थी। बात अलग है कि सरकारी तौर पर ऑफिशियल रूप में 1923 में समाप्त हुई ये व्यवस्था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्वेश्चन है कि सचिवालय में कार्यरत अधिकारी की संरचना का सही घटना क्रम क्या है? सबसे पहले बात करें तो आपका मुख्य सचिव आता है, प्रमुख सचिव नहीं आता, मुख्य सचिव आएगा, ठीक है, मुख्य सचिव आएगा पहले नंबर पे। उसके बाद करें तो मुख्य सचिव के बाद प्रमुख नहीं आएगा, अपर मुख्य सचिव आता है,
ठीक है, प्रमुख सचिव, फिर प्रमुख सचिव आता है, प्रमुख सचिव फिर आपका आता है सचिव। ठीक, इसका जो सही घटनाक्रम बन रहा है वो पहले आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2016 उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक पास किया गया जो राज्य में लागू किया गया। कब राज्य में लागू किया गया था? 4 अप्रैल, 10 अप्रैल या 4 अप्रैल 2016, दो डेट दे रखी है। इसको आप 6 अप्रैल कर लीजिए तीसरे वाले को, चौथा है 20 अप्रैल 2016। तो जो लागू किया गया था वो किया गया था 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को। 40 क्वेश्चन आयोग से संबंधित है और उनकी स्थापना की डेट आपको दे रखी है, आपको मैच करना है सही मिलान क्या है। बात करें राज्य योजना आयोग की, राज्य योजना आयोग जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्वेश्चन है, आयोग दे रखे हैं और आयोग की स्थापना का वर्ष दे रखा है, आपको सही मिलान करना है। बात करें पहले की, जो आपका राज्य योजना आयोग है 2001, 27 मार्च 2001। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो उसकी डेट है 3 अक्टूबर 2005। ठीक, थर्ड है उत्तराखंड गौ सेवा आयोग की बात करें तो वो है 2010 और एक बचा है उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, ये है 28 मार्च 2143, पहला वाला ऑप्शन जो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्वेश्चन है कि पहला कथन दे रखा है, पहला है पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया। बिल्कुल ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया था। सेकंड, मिशन के तहत 50 रुपए किग्रा के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। बिल्कुल खरीदा जाएगा इसलिए और इसी के तहत जो आपका मिशन शुरू किया गया। पहला है ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड, ए सही है और आर गलत है। और चौथा, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला। कौन सा वाला? पहला वाला। इससे पिरुल खरीदा जाता है और इसी के तहत इस मिशन की एक तरह से ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन है कि निगोल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो निगोल नदी है वो है हमारी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक। ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक। और पश्चिमी धौलीगंगा हमको पता है किसकी सहायक है, यह है हमारी अलकनंदा की सहायक। पश्चिमी धौलीगंगा है ना, जो अलकनंदा में कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग मिलती है। पहला प्रयाग है पंच प्रयागों में, सबसे पहला प्रयाग चमोली का, वहां पे मिलती है। अलकनंदा की बात करें तो ये देव प्रयाग में भागीरथी मिलती है। और देव प्रयाग के बाद ही आपको पता है भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद नाम क्या होता है? गंगा। देव प्रयाग में भागीरथी को सास कहते हैं और अलकनंदा को बहू कहते हैं। अलकनंदा को कहते हैं बहू। यमुना की बात करें तो यमुना गंगा की सहायक है और हमको पता है कि प्रयागराज में गंगा मिलती है। कहाँ? प्रयागराज में। बात करें नंदाकिनी की तो नंदाकिनी का उद्गम नंदा गोमती है, नंदा गोमती चमोली है। और नंदाकिनी जो है अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा की सहायक है। कहाँ मिलती है अलकनंदा में? ये मिलती है नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन है कि वैन तेग तीर्थ किन दो नदियों का संगम कहलाता है? रुपिन सुपिन है, पूर्वी पश्चिम में आ रहे नागगंगा। तो जो वैन तेग तीर्थ है ये कहलाता है पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम, जिसको आप सतपुली के नाम से भी जानते हैं। तो सतपुली को एक तरह से कह सकते हो आप वैन तेग तीर्थ के नाम से भी जाना है। ठीक है, और फिर बात करें पहला वाला रुपिन सुपिन, तो रुपिन सुपिन का जो संगम है वो उत्तरकाशी का नेत्रवार है या नेत्रवार है। इसी रुपिन सुपिन नदी के मिलने से हमको पता है तमसा नदी का जन्म होता है, जिसको पहले तमसा कहा जाता है, फिर कुछ दूरी के बाद यही तमसा जो है टोंस नाम से जानी जाती है। बात करें नादगंगा गंगा की, नादगंगा वो नदी है जो पूर्वी पश्चिम नयार के मिलने से, पूर्वी पश्चिम नयार सतपुली मिलती है और यहाँ से जो नई नदी का जन्म होता है वो नयार या नादगंगा है। यही नयार या नादगंगा गंगा में मिलती है व्यास घाट या फूल चट्टी, व्यास घाट या फूल चट्टी में। यमुना टोंस की बात करें तो टोंस यमुना की सहायक है, टोंस यमुना की सहायक है और ये मिलती है यमुना में कालसी या डाक पत्थर में, कालसी या डाक पत्थर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि राज्य में केंद्र या किसी अन्य राज्य द्वारा विकसित परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली निःशुल्क मिलती है? 10, 12, 14 या 8? तो इसका आंसर आप 12%, 12%, 12%। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। 45 क्वेश्चन है कि भूमि के नाम दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं, उस भूमि जो नाम दे रखे हैं इस प्रकार की भूमि के नाम से संबोधित किया। बात करें ढूंगिया, तो ढूंगिया जो भूमि होती है वो होती है हमारी नदी घाटी से लगी हुई, ठीक है, नदी घाटी से लगी भूमि। नहीं, ये गलत हो गया। तो ढूंगा जो भूमि होती है, ढूंगिया होती है पथरीली कृषि भूमि, ठीक है, पथरीली कृषि भूमि। बात करें सियार की, तो सियार होती है, ठीक है, सियार भूमि होती है नदी घाटी से लगी कृषि भूमि। कुलियांदा की बात करें, कुलियांदा, कुलियांदा होती है सिंचाई वाली भूमि, और गौचर जो होती है लास्ट बच रहा है चारागाह, चारागाह भूमि। तो 1 2 3 4 आंसर होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक 1% वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक 1%, चंपावत, यूएसएन, नैनीताल या आपका पौड़ी। इसका जो आंसर है वो है चंपावत, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर चंपावत। अगला क्वेश्चन है 47। 47 क्वेश्चन है कि जो प्रथम राज्य में जो प्रथम ग्रेड का झूला है, झूला जो होता है वो निर्यात कहाँ किया जाता है? कहाँ निर्यात किया जाता है? वनस्पति का जो प्रकार, जर्मनी, इटली, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो निर्यात एक्सपोर्ट किया था वो क्या था आपका? फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्या है? उत्तराखंड में जो आपका आपदा, राज्य आपदा जो सिस्टम है, एक तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, जो मॉडल है आपदा प्रबंधन का, वो किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48। 48 नंबर है। 48 क्वेश्चन क्या है? वही है कथन कारण वाला। पहला है कि सल्ट, जो आपका अल्मोड़ा में, सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारडोली कहा था। क्यों कहा था? कि 5 सितंबर 1942 को यहाँ पे लोगों के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया की गई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, है ना, अंग्रेज अधिकारी जॉनसन के खिलाफ। तो कुमाऊं का बारडोली कहा गया इसको, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था। ये आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट गलत है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, ए सही और आर गलत है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी वाला आंसर, सी वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कोड के आधार पर कुमाऊं के 4 सूबा दे रखे हैं, उनका क्रम आपको लगाना है, क्रम लगाना है, ठीक है। सूबा क्या होते हैं? नेपाली ने कुमाऊं जीता था, तो कुमाऊं पर जो अपने अधिकारी नियुक्त किए थे उनको सूबा कहा गया था। तो सूबा तो सूबाओं का क्रम आपको बताना है। पहला आपका जोगा मनशा, ठीक है, पहला जोगा था, सेकंड काजी नरशाही, थर्ड अजय सिंह खवास, चौथा अमर सिंह थापा। मतलब ABCD, ABCD है, तो आंसर हो जाएगा 49 का पहला, ठीक है, इसका हो जाएगा पहला वाला आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का कौन सा जनपद जो है प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी या उत्तरकाशी। इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, चंपावत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 51 है कि धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल जो है आपका किस जनपद में? बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल या आपका उत्तरकाशी। तो धाकुड़ी पर्यटक स्थल है आपका बागेश्वर में, ठीक है, कुमाऊं मंडल में, बागेश्वर में आपका स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन है कि हार्डविक, विलियम हार्डविक ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? और वहां पे जब दुर्भिक्ष की स्थिति जैसा वर्णन किया? तो 1790, 92, 85 या 86। तो ये जो आया था, ये आया था हार्डविक, हार्डविक जो आया था वो आया था 1796, ठीक, 1796 होगा, चौथा ऑप्शन 96 है, ना कि 1785, ठीक। और इस समय जो राजा है गढ़वाल कौन है? परदुम्न शाह, ठीक, परदुम्न शाह, परदुम्न शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है 53। 53 है कि बृहद संहिता में उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया? तंगा किसको कहा गया है? किरात, शक, खजिया, कोई नहीं। तंगा जो कहा गया वो क्या कहा गया आपका? खसोग, ठीक है, खसोग। इसके साथ ही कुछ और फैक्ट है स्पोल। अगर कोलों के बारे में बात करें तो प्रथम प्रजाति है मुंड या शबद कहा जाता है इनको। और कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा भी इन्हीं से संबंधित है। बात किरात की हो तो किरातों को किन्नर, कीर, भील भी कहते हैं। और ये प्राचीनतम है, प्राचीनतम का है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इनका वर्णन आपको इंडिका पुस्तक में भी है। जो इंडिका किसकी पुस्तक है? मैगस नीच की। खसों की बात करें, खसों की बात करें तो बृहद संहिता में उनको तंगा कहा गया है, जो लिखा हुआ ऊपर। बृहद संहिता में क्या कहा गया है? तंगा। घर जमाई प्रथा, इनकी प्रथा है, घर जमाई प्रथा। पशु बलि प्रथा,
पशु बलि, टिकुआ प्रथा, टिकुआ प्रथा, और एक है झटेला, झटेला प्रथा, और एक है देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। ठीक, इनसे संबंध में कुछ और फैक्ट मैंने आपको बताए, ठीक है। चलिए, बाकी इसका आंसर क्या बताया, थर्ड, खस। अगला क्वेश्चन है 54, 54 क्वेश्चन है, ठीक है। कथन कारण दे रखे हैं। पहला कथन देखते हैं क्या कह रहा है, दुगड्डा जो है लंगूर और सिलगाड़ नदी, दुगड्डा जो पौड़े का दुगड्डा है, लंगूर सिलगाड़ नदी के संगम पर है, ठीक है। सेकंड, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत, शहीद मेले की शुरुआत जो है पंडित धनीराम मिश्र ने की थी। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहीद मेले की शुरुआत धनीराम मिश्र ने की थी, इसलिए दुगड्डा लंगूर सिलगाड़ में, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन है 55, 55 दर्रों से क्वेश्चन, दर्रे जो उत्तराखंड में दर्रे हैं, ये कौन सा जो दर्रा है चमोली जिला और तिब्बत के बीच नहीं है। क्या बोल रहा है वो, चमोली तिब्बत के बीच में जो नहीं है, तीन होंगे इसमें, एक नहीं है। पिंगरी पिंगरी है, डुंगरीला ये भी है, चोर होती ये भी है, टेल पास, टेल पास दर्रा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जो है ये है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, 56 क्वेश्चन है कि कौन सा नगर जो है दिक्तड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, या दिक्तड़ उसका प्राचीन नाम भी है। डीडीहाट, रानीखेत, मुंशियारी, सीराकोट। अगर बात करें डीडीहाट की पिथौरागढ़ में, मुंशियारी पिथौरागढ़ में, सीराकोट भी, सीराकोट तो आपका ये हो जाएगा आपका झप्पा। तो इसमें जो आंसर है दिक्तड़ जो नाम है, जो दिक्तड़ पहाड़ी पर जो है वो है आपका डीडीहाट, ठीक है, डीडीहाट, उसका पुराना नाम दिक्तड़ भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, 57 है कि आपका बोली दे रखी है और कहाँ बोली जाती है वो स्थान दे रखा है। बात करें सलानी की, तो सलानी टिहरी की बोली है, ठीक है। नागपुरिया, नागपुरिया आपकी चमोली की है, चमोली की है। बंगाड़ी, बंगाड़ी उत्तरकाशी की है, और चौंतकोटी आपका, चौथकोटी आपका बॉडी की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोली संस्कृति संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58, 58 क्वेश्चन आपका बुक से, बुक दे रखी है टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याएं, विस्थापितों की समस्याएं पुस्तक के लेखक आपके कौन है। शंभू प्रसाद, वीरेंद्र सिंह कुंडेल, राधा भटिया, हरिश्चंद्र पांडे। तो जो बुक के जो राइटर हैं वो हो जाएंगे वीरेंद्र सिंह कुंडेल, ठीक है। 58 का हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्वेश्चन है कि लेखिका गौरवपंत शिवानी को शिवानी की उपाधि, शिवानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी या पंत जी द्वारा। तो इनको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। और हमको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड के रामगढ़ नैनीताल में थे, और गीतांजलि पुस्तक के कुछ प्रश्न भी इन्होंने यहाँ पे लिखे थे। जिस स्थान पर वो रहे थे, जिस स्थान पर वो कुछ समय के लिए बसे थे, उसको वर्तमान में टैगोर टॉप नाम से जाना था। किस नाम से, टैगोर टॉप। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो उत्तराखंड के पहले ऐसे साहित्यकार है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अपनी पुस्तक चिदम्बरा की 1958। महात्मा गांधी की बात करें तो उत्तराखंड का कोसानी जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इन्होंने 12 दिन तक यहाँ पे रहे थे। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आपका पर्यावरण है, जो भी रहने लायक जो जगह है। अगर बात महात्मा गांधी करें तो महात्मा गांधी भी आए थे, कुमाऊं में आए थे, है ना, 1929 में आए थे। कोसानी में कहते हैं 12 दिन तक रहे। यहाँ पे इन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता पर भूमिका लिखी थी, है ना। और इस स्थान को कोसानी स्थान इनको बहुत भाया था, बहुत अच्छा लगा था, और इस कोसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्वेश्चन है कि खड़ग सिंह वाल्दिया, खड़ग सिंह वाल्दिया जो एक भूवैज्ञानिक है, इनका संबंध किस जनपद से है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे आप, भूवैज्ञानिक है, और इनका जो जन्म है यह जनपद किस जनपद से संबंधित है, वो है जनपद हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, ठीक। पिथौरागढ़ के बारे में एक बात और बताता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ के उत्तर में चाइना है, चीन से टच होता है, पिथौरागढ़ के पूर्व में ये नेपाल से टच होता है। और अगर बात करें नेपाल से, नेपाल से जो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, 61 क्वेश्चन है कि आपका ठीक है, वेद दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं यज्ञ कराने वाले पुरोहित, यज्ञ कराने वाले पुरोहित। बात ऋग्वेद की करें तो ऋग्वेद का जो आपका, ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं वो आप कहलाते थे होत्र, होत्र। यजुर्वेद के पुरोहित कहलाते थे, यजुर्वेद के पुरोहित कहलाते थे आपके अद्धर्व्यू, सामदेव, सामदेव के पुरोहित होते थे आपके उद्गाता, उद्गाता, और जो अथर्ववेद के होते थे वो होते थे ब्रह्मा। तो क्या हो रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 61 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, 62 है
कि किसे जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता था? सुमाचिंग, हेंगसान, किसिंग या माखानलिन? तो आंसर है आपका हेंगसान, है ना। हेंगसान जो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में, है ना। जो आपके बौद्ध मंदिर है, जो आपके बौद्ध आपके बुद्ध से संबंधित जो भी तीर्थ स्थल है उनकी जानकारी लेने गया था, उनके बारे में, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आपके ग्रंथ है उनका अध्ययन करने के भारत में आया। इसे क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 63 आपका अधिकारी दे रखे सामने दे रखे किस उनका आपका काम क्या था। फिर बात करें समाहर्ता की। समाहर्ता आपका राजस्व का संग्रह करता था, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था, और प्रदेष्टा था आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे जो आपका प्रदेष्टा है वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, और व्यावहारिक था आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। तो 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में दे रखे हैं आपको कथन। कह रहा है कि इसे तुर्की राज्य के संस्थापक मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। गौरे की बात जो है जो भी अव्यवस्था बाद में फैल रखी थी उसको संस्थापित करके उनको सुदृढ़ करके एक तरह से नवीन राज्य की स्थापना उसने एक तरह से की, कह सकते हैं। सेकंड, ऐबक को पीर बख्श कहते हैं, ये भी ठीक है। इसने मलिक और सिपाही सलार की उपाधि धारण नहीं की थी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने मलिक और सिपाही सलार की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। चौथा, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, गलत। वो करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इसने खाली नींव रखी थी और फिरोज शाह तुगलक ने उसकी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया, ये भी आप याद रखेंगे। तो सही कौन सा है? सही है पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 क्वेश्चन है। इसका कथन दे रखा है, कह रहा है कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। मतलब भारत में जो भी आपके संसाधन है वो यहाँ से उठा के कहाँ भेजे जा रहे हैं? एक तरह से लंदन में भेजे जा रहे हैं, है ना। तो ये कथन किसका है? पटेल जी का है, कर्जन का है, गांधी जी का है, आपका सुलिवान का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं भी आपको, और ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको अधिकतर कहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, इसका जो आंसर है हो जाएगा चौथा पर, जॉन सुलिवान, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 में गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक, हरिजन सेवक संघ। अमृतलाल ठक्कर, घनश्याम दास बिरला, मदन मोहन मालवीय, कोई नहीं। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। अगर इस संघ के सचिव पूछे आपसे कि सचिव कौन थे, तो वो थे अमृतलाल ठक्कर, ठीक, अमृतलाल ठक्कर। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मोहम्मद इकबाल? काला कानून जो कहा था वो कहा था किसने? महात्मा गांधी ने, क्योंकि ऐसा कानून था जिसके तहत शक के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, और वो तो ना दलील कर सकता था, ना वकील कर सकता था, ना ही कानूनी सहायता ले सकता था। शक के आधार पे गिरफ्तार करने की नीति, ताकि कोई भी जो विचारधारा है वो ना पनप सके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो उन जो भी आपकी विचारधारा थी अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट जो जा रही थी उसको दबाने के लिए एक तरह से कानून लाया गया, ठीक है, जिसको काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है ना? दूसरी, चौथी, पांचवी या फिर 10वीं? तो ये आंसर इसका हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची। द्वितीय अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई, जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जो भी आपके उपराष्ट्रपति जो और अन्य पदाधिकारी होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह, उनके वेतन भत्ते। चतुर्थ अनुसूची में है राज्यसभा की सीटें, जैसे राज्य को राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट कितनी है? वो है आपकी 3 सीट है ना, तो उसके बारे में। 10वीं अनुसूची है आपका दल बदल से संबंधित, किससे? दल बदल से संबंधित। और वर्तमान संविधान में जो है कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन कौन सी आपकी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। उससे संबंधित संविधान संशोधन भी, और उनसे संबंधित संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं सर्च करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? पाक की खाड़ी और पाक जल संधि, या पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तीसरा है कुमारी अंतरी मन्नार की खाड़ी। चौथा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो ये जो परियोजना है स्कीमें जोड़ती है
इसका आंसर होना चाहिए हमारा चौथा वाला, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, पाक की खाड़ी, और ये जो दोनों है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा वाला इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है? नौगम्य नदी नहीं है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या चिनाब। तो जो नहीं है नौगम्य नदी, जो नौका संचालन जिसमें संभव नहीं है, वो जाएगी आपकी चिनाब। ठीक है, चिनाब। अगर बात करें चिनाब की ही, तो चिनाब नदी निकलती है हिमाचल के बाड़ा लाचा दर्रे, और बाड़ा लाचा दर्रे से दो नदियों के नाम से निकलती है, चंद्र और भागा, और चंद्रभागा मिलती है आपका केलांग तांडी, केलांग तांडी। ठीक, चंद्रभागा मिलने से जो नदी बनती है उसका नाम क्या है? चिनाब। और चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की जो अन्य सहायक नदी है वो अपना जल जो है प्रत्यक्ष रूप से चिनाब में गिराती है, और फिर चिनाब नदी जो है अपना जल, सभी का जल लेते हुए सिंधु नदी में समाहित करती है। ठीक है, बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली नदी है ना, एक तरह से सीमा रेखा बनाती है नर्मदा। और इसका जो मुहाना होता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भी यही है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भी क्या है? यही है, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की बात करें, इसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपो या सापू, सांगपो या सापू। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग। ठीक, असम में कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना, जमुना। ठीक है, चलिए। और इसी नदी में असम में विश्व का और भारत का सबसे बड़ा एक तरह से नदी द्वीप है, नदी के बीच में स्थित द्वीप, ठीक है, जिसका नाम है मजोली या मांजुली। गोदावरी के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम होता है आपका नासिक त्र्यंबक, नासिक त्र्यंबक, नासिक त्र्यंबक महाराष्ट्र में पड़ेगा। और इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। इसका आंसर क्या बताया मैंने? बाकी चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 है कि, ठीक है, कथन दे रखा है और उनका दे रखा है आपको कारण। ये कथन है और ये आपका क्या है? कारण। कथन क्या है कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण है भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है ना। तो पीली क्रांति तो आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ये दूसरा फैक्ट अलग ही है आपका। तो सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा पहला सही होगा, दूसरा हो जाएगा आपका गलत, तो बी वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है कि मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? मीठी वृद्धि की बात हो रही है, मीठी वृद्धि की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो आपका सहयोगी देश होगा इसमें होगा आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इसके साथ ही कुछ और परमाणु संयंत्र है जैसे कुडनकुलम, कुडनकुलम ये आपका तमिलनाडु में, ये रूस के सहयोग से एक है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र, एक है नरोरा जो बुलंदशहर यूपी में है। बुलंदशहर यूपी, एक है काकड़ा पाड़ा, काकड़ा पाड़ा जो आपका गुजरात में पड़ेगा। अगला है कैगा, कैगा है आपका कर्नाटक में। एक है मद्रास, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। तो ये सारे ऊर्जा संयंत्र भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी की बात हो रही है, बड़ी की सबसे पुरानी। हल्दिया, डिगबोई, कोयली या आपका मथुरा, जहाँ पे तेल को एक तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, प्रयोग लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा डिगबोई। ठीक है, और डिगबोई जो आपकी तेल शोधन इकाई होता है आपका असम में। अगर बात करें हल्दिया की तो ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। बात करें कोयली तो ये आपका गुजरात में है। बात करें मथुरा तो ये आपको पता ही है कहाँ पे है, ये हो जाएगा यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है कि बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? ठीक, तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम या उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो एकदम से जो गिरावट होती है वो होती है तूफानी मौसम का संकेत। ठीक है, तूफानी मौसम।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। 75 है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आर्थन कॉटन को, बेड स्मिथ को, या ब्लेन को, या रॉबर्ट स्मिथ। ठीक, तो इसका आंसर है आपका पहला वाला सर, आर्थर कॉटन। ठीक, आर्थर कॉटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। 76 है कि आपके, ठीक है, कथन दे रखा है, नीचे दे रखा है कारण। कथन पढ़ते हैं क्या है? कह रहा प्रायद्वीप भारत की सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। बिल्कुल ठीक है, तालाब ही है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर नदियां क्या है, मौसमी है और पानी की मात्रा इसमें कम हो जाती है। सेकंड, प्रायद्वीप क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। बिल्कुल, प्रायद्वीप क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है, इसलिए यहाँ का जो प्रमुख साधन है सिंचाई का वो क्या करना पड़ता है? तालाब के रूप में एक तरह से उनका निर्माण करना पड़ता है। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया है? बर्मा भारत से अलग हुआ। 1909 का एक्ट है, जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। मार्लियामेंटो सुधार या मार्लियामेंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1909 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। 1935 का एक्ट है 1947। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, 1935 वाला हो जाएगा एक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। 78 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो बात करें, गोपाल स्वामी भी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, JL थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी नहीं थे, सॉरी ये थे, ठीक, अय्यर थे आपके, पटेल नहीं थे, पटेल नहीं थे। तो पहला और तीसरा कहाँ पे? पहला तीसरा वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अगर इसकी आपके समिति के अध्यक्ष पूछता है तो अध्यक्ष थे आपके कौन? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। इस समिति की स्थापना कब हुई थी? अगर ये आपसे पूछ ले तो समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ठीक, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत आपको बताना है। पहला नागरिकता, तो आपका दो आर्टिकल में, सॉरी भाग 2 में है बिल्कुल, और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। सेकंड, मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये कह रहा है भाग 3 में, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से ग्रहित है, और ये संविधान का भाग 6A कह रहा है, गलत हो जाएगा। इस संविधान का भाग 4A है, ठीक है, भाग गलत दे रखा है इसमें। बाकी चौथा वाला भी ठीक है, तो गलत बताना है, गलत हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। और ये जो आर्टिकल है नया राज्य सृजित करने संबंधित, ये आर्टिकल है आपका अनुच्छेद आपका 3, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। पहला है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। सेकंड, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। थर्ड, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। या चौथा कोई नहीं। इसका आंसर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। और वैसे जो विधेयक संबंधित राज्यों को दिया जाता है उनके एक तरह से परामर्श लेने के लिए, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य संसद नहीं है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। एक तरह से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति इसमें दे देते हैं, तो इस तरह से नया राज्य सृजित हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। 81 है कि कथनों पर विचार करना है आप भारतीय न्यायवादी के संदर्भ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला, ये लोकसभा की कार्यवाही भाग ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है, सदस्य भी हो सकता है। थर्ड, लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है, बोलने का अधिकार भी है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, मतदान करने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो सही कौन से? 1 2 3। 1 2 3 वाला ऑप्शन है आपका तीसरा। अगर महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल की बात करें तो इसका उल्लेख है 76। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। और इनकी योग्यताओं की अगर बात करें, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण रखते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक अपने पद पर ही बने रहते हैं। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल तक इन्होंने कार्य किया होना चाहिए। कितना? 5 साल। और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, वकील के रूप में
कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना? 10 वर्ष का। और राष्ट्रपति की एक तरह से, और राष्ट्रपति की नजरों में जो है कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, मतलब जानकार होना चाहिए। पहला क्या? भारत का नागरिक, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 साल का कार्यकाल, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 साल का कार्यकाल, और कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ठीक, बाकी इसका आंसर मैंने बता दिया, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज में कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? किसानों को आकर्षण कीमत मिले, या अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, या इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। चौथा, इस योजना से लाभ कमाना। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड वाला, इस योजना में निहित उपादान का भार जो है कम हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 है छिपी बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी आप, छिपी अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? पहला, बेरोजगार व्यक्तियों से, या सेकंड, गृहिणियों में बेरोजगारी से, तीसरा, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, चौथा, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों को लगे रहना। बिल्कुल चौथा वाला हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ऐसा कार्य जिसमें कम लोग एक तरह से उत्पादन कार्य में लगे होते हैं, वो भी उत्पादन नहीं करेंगे। अगर उस क्षेत्र में, उस कार्य में कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं, उत्पादन का जो एक तरह से मात्रा है वो उतनी ही बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त लोग लगे हैं वो बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, लेकिन कुल प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या है? बेरोजगार। तो इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। काम करते हुए दिखते हैं लेकिन वो है बेरोजगार, तो छिपी और अदृश्य बेरोजगारी इसको कहते हैं। और ये किस क्षेत्र की विशेषता है? क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में इस तरह का बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये, और आपको पता है कृषि क्षेत्र किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, सेकेंडरी थर्ड में नहीं आता, प्राथमिक क्षेत्र की बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन आयोग दे रखे हैं और साथ में दे रखे गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर वुड डिस्पैच की बात करें, वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच के समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग की बात करें, हंटर आयोग तो रिपन, बिल्कुल ठीक है, सेकंड होगा। सेडलर आयोग चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। चौथा, हार्टोग समिति, ये हो जाएंगे इरविन। ठीक है, इरविन। इसके बाद इस आयोग की जो स्थापना है वो कभी पूछ लेता है, डेट मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे वुड डिस्पैच की है, ईयर है 1854, हंटर आयोग की है 1882, सेडलर आयोग की है 1917 जो आपका ईयर हो जाएगा, और हार्टोग समिति 1929। ठीक, 1882, 1917, 1929। तो 1, 2, 3, 4 आमने सामने आंसर दे रखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन है कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके पास है, दयानंद जी का है, अरविंद घोष जी का, जे नेहरू का, या विवेकानंद। तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या है? विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 86। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है? मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड, या कोई नहीं। तो ये होगा आपका मॉडेम। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका आयोग पूछ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस तरह का प्रक्रम जो है छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? कंप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, इनकैप्सुलेशन, या कोई नहीं। इसका आंसर है आपका क्या? कंप्रेशन। ठीक, कंप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या है? पहला, संपूर्ण प्रजाति योग, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्रों का योग। दूसरा, पादपों की विविधता, जो आपके वनस्पति होते हैं उनकी डायवर्सिटी, विविधता। थर्ड, जंतु की विविधता, या चौथा, सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो इसमें जंतु की विविधता भी आती है, पादपों वृक्षों की विविधता भी आती है, टोटल होता है ना, सब कुछ होता है इसमें। तो आंसर क्या होगा? पहला वाला, संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्रों का जो योग होता है, टोटल होता है, वो क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, क्या कहलाता था? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, या कैलकुलेटर, या प्रोसेसर। वो कहलाता था हमारा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इस मॉक का 16 नंबर मॉक का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कंपाइलर, डीबीएस, या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, या कोई नहीं। तो डाटाबेस को मैनेज की बात हुई तो आंसर क्या होना चाहिए? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हमने देखे हिंदी उत्तराखंड और जीएस के कुल 90 क्वेश्चन जो था मॉक नंबर 16। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे।
ठीक, इसके आगे की जो 10 आपके रीजनिंग क्वेश्चन है सौरभ सर आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज बाप नंबर 16 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, एक साल सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है, तो इस साल में 16 जनवरी से 15 मार्च तक कितने दिन होंगे? यानी 16 जनवरी से 15 मार्च तक मुझे काउंट करना है कितने दिन होंगे। तो सबसे पहले मुझे दिया है कि साल सोमवार से शुरू होता है और मंगल से खत्म होता है, तो इसका मतलब जो अगला साल है वो बुधवार को शुरू होगा। तो एक साल से अगले साल जाने में मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा तब होते हैं जब हमारा जो साल होगा वो लीप ईयर होगा। तो इसका मतलब ये साल लीप ईयर है। अब साल लीप ईयर है तो मुझे जो काउंट करना है 16 जनवरी से 15 मार्च तक। अब ध्यान रखना 16 जनवरी को भी काउंट करना है। अगर मैं 16 जनवरी से जनवरी महीने में देखो 16 से 31 में, तो मेरे पास जनवरी के 15 दिन होते हैं और मेरे को 16 को भी काउंट करना है। तो जनवरी में कुल मिला के 16 दिन हो गए। फरवरी क्योंकि मेरा लीप ईयर है तो 29 का होगा, और मार्च मुझे 15 तक काउंट करना है, तो मार्च 15। ठीक है, तो 6 और 9 6 15 5 20 2 2 4 6 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 60। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो ये लीप ईयर है और मुझे 16 जनवरी से काउंट करना है, इसका मतलब 16 को भी काउंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर 60 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष पूर्व 2 भाइयों की उम्र में जो अंतर था वो 2 वर्ष का था, उनकी वर्तमान आयु का योग 10 वर्ष में दुगना होगा, तो बड़े भाई की उम्र बता। तो 2 भाई थे मेरे पास, तो मैंने जो बड़ा भाई है उसकी जो वर्तमान उम्र एक्स मान ली और छोटे की मान ली मैंने वाई। ठीक है, तो 3 साल पहले इनकी जो आयु का अंतर था वो 2 वर्ष था, यानी बड़ा भी 3 माइनस होगा, छोटा भी 3 माइनस होगा, अंतर 2 था। इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये यहां प्लस हो जाएगा, तो यानी 3 से 3 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब उसने बोला 10 वर्ष बाद, तो एक्स भी 10 साल बढ़ेगा, वाई भी 10 साल बढ़ेगा। जो इनकी आयु का योग होगा वो वर्तमान जो इनकी आयु का इनकी वर्तमान आयु का उम्र 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष में एक्स प्लस वाई दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं इसको देखूं तो एक्स प्लस वाई बराबर 20, एक्स प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 2x 2y। ठीक है, तो ये x प्लस वाई उधर चले जाएंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई, 2x में से एक x माइनस हो जाएगा और 2y में से एक y माइनस होगा, तो मेरे पास x और y बचेगा बराबर 20। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। ठीक है, तो x प्लस वाई है मेरे पास 20 साल, x माइनस वाई है मेरे पास 2 साल। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 2x, और ये प्लस और ये माइनस का कट जाएंगे, और ये दोनों कितना 22, y बराबर मेरे पास 22/2, यानी कितना भाई 11। तो बड़े भाई को उम्र आ जाएगी 11 साल, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था एजेस का। इसमें बोला था कि जो 3 वर्ष पहले जो 2 भाई है उनकी आयु का अंतर है 2 साल, तो x माइनस 3 और y माइनस 3 2 साल आया, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। और उसने बोला कि उनकी वर्तमान आयु का उम्र 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो जो इनकी वर्तमान आयु है x प्लस वाई, ये दोगुना होगा कब? 10 वर्ष में, यानी x भी 10 साल बढ़ेगा, y भी 10 साल बढ़ेगा। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन मेरे पास है, पहली है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा कितना 11। तो बड़े भाई को उम्र आ जाएगी ऑप्शन बी 11 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो एक साइकिल सवार पूरब की ओर जाता है, यह है पूरब, 20 किलोमीटर जाता है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ जाता है और फिर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये वाली दूरी, तो यानी कितना आ जाएगा? ये भी 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर है 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे? तो टाइम एंड वर्क का मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, लिख दूं मैं m1 इंटू d1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 अपॉन w1। यहाँ से m का मतलब है मैन, ठीक है, d का मतलब है डेज और w का मतलब है वर्क। ठीक है, तो इसी वाले में रख दो। तो उसने बोला है 4 दरी वाले 4 दिनों में 4 दिन थे और 4 दरी बुनते हैं, तो
उसी गति से 8 दरी वाले 8 दिनों में कितने दरी बुनेंगे, तो मैंने मान लिया x दरी, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 2 बार 8, तो ये इधर आ जाएगा x दरी बराबर कितना हुआ 8 तो 16, यानी कितने हुए 8 दिनों में 16 दरी बुनी जाएंगी। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक है 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का जो खून है, खून का रंग हमें बताना है। अब देखो खून कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और लाल रंग को क्या कहा जाता है, पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी पीला, ठीक है, येलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पीला, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या होगा, ठीक है। तो देखो मानव खून का रंग लाल होता है, और लाल को क्या कहा जाता है, पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीला, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा पीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए सालिनी ने कहा, इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता है। तो सज्जन का सालिनी से क्या संबंध है, ठीक है। तो एक सज्जन है, इनकी ओर इशारा करते हुए सालिनी ने कहा कि इनके जो भाई, वो ये सालिनी है, इनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके जो भाई हो मेरे बेटे की पिता की पिता है, ठीक। तो सालिनी का सज्जन का सालिनी से क्या संबंध है, तो अगर देखा जाए तो सज्जन का सालिनी से क्या संबंध होगा, ये सालिनी के फादर इन लॉ के भाई, तो यानी सज्जन भी सालिनी के क्या हुए, फादर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दिस। ऑप्शन में फादर इन लॉ तो दिया नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सज्जन के फादर इन लॉ के भाई, तो वही फादर इन लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक चिड़ियाघर में मोर और हिरन है, जहां सिरों की संख्या 80 है और टांगों की संख्या 200 है। तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या बतानी, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो मेरे पास दिए गए हैं मोर वो x है, और हिरन है ये है 1, ठीक है। तो टोटल मुझे सिरों की संख्या बतानी, तो जितने नंबर ऑफ मोर होंगे और नंबर ऑफ हिरन होंगे उतने ही सिर होंगे, यानी x प्लस वाई, ठीक है। x मोर के x सर और y हिरन के y सिर होंगे, तो टोटल जो सिर हैं वो है 80, ठीक है। और दूसरा दिया इनकी टांगों की संख्या। अब देखो एक मोर की 2 टांगे होंगी और एक हिरन की 4 टांगे होंगी, ठीक है। तो 2x मोर के कितने होंगे 2x, और y हिरन की 4y टांगे, ठीक है। और टोटल टांग दे रखी है 200। मेरे पास ये 2 ही क्वेश्चन है, एक ही, ठीक है। इन दोनों को देख लेता हूँ, तो इन दोनों को मैं सेम कर लूँ, तो मेरे पास एक दिया 2x और कितना भाई 4y, ठीक है, ये बराबर दिया 200, और मेरे पास दिया है x प्लस वाई 80, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x इस वाले को, ठीक है। तो 2x 2y और कितना भाई 8 2 4, अब मैं माइनस कर देता हूं, माइनस इससे ये कट जाएगा, इधर बचा मेरे पास 4y में से 2y माइनस कर, 2y बचेगा, और 200 में से 160 माइनस कर दो 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो मेरे पास अगर y 20 होंगे तो x कितना हो जाएगा 80 में से 20 माइनस कर दो, यानी कितना 60। तो मेरे को मोर की संख्या बतानी है, तो मोर x है यानी कितना 60, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 at the rate is equal to 60, 12 at the rate is equal to 200, 16 at the rate 2 is equal to 180, तो मुझे ये बताना है 16 at the rate 10 कितना, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, 5 at the rate की जगह मैंने लगा दिया +1, 6 इंटू 10 बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। 12 इंटू +8 इंटू 10 कितना भाई 200, 16 प्लस 2 इंटू 10 कितना 180, और 16 एट द रेट 10 का बताना मुझे, 16 प्लस 10 इंटू 10, तो 16 और 10 26 इंटू 10 260, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 260, ठीक है।
तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 22। अच्छा ये 24, 22, 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9 क्वेश्चन मार्क, तो मुझे क्वेश्चन मार्क बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, 3 इंटू 5, इन दोनों को तो इंटू किया गया है, प्लस 7 प्लस 2, तो कितना 15 और 9 कितना होता है 24, ठीक है। अगले वाले में सेम ही किया गया है, ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस, तो कितना आ जाएगा 8 और 14, ठीक है। तो मेरे को इसका बताना है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 8 और 9, तो कितना 16 और 17, तो कितना आ जाएगा 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ऑप्शन है 33, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को तो इंटू कर दिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब देखो ये जो विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर में आते हैं, यानी त्रिभुज के ही टाइप है, तो सबसे अंदर आ जाएगा मेरा त्रिभुज, ठीक है। ये तो इसको तो मैं, यह है त्रिभुज, इसी के अंदर के मतलब त्रिभुज के ही टाइप होते हैं। एक मेरा होगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक होगा मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने मॉक नंबर 16 देखा, जिसके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी 90 क्वेश्चन जीके जीएस के विकास सर ने सॉल्व करा दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।